इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। आइए जानते हैं राहुल ने क्या क्या कहा है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी अचानक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस सारे तंत्र को खत्म कर रहा है। राहुल ने कहा कि अगर एजुकेशन सिस्टम उनके हाथ लग गया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर हैं। सरकार ने देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार इस पर बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के साथ हमेशा खड़ा हूं। छात्रों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। साथ मिलकर बीजेपी आरएसएस को हराएंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश के हर कोने में मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा आज नौकरियां खतरे में हैं। देश में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार को बेरोजगारी भविष्य के बारे में बोलना चाहिए। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई, एआईएसए, एसएफआई, एआईएसएफ, एमएसएफ, सीआरजेडी और समाजवादी छात्र सभा समेत लेफ्ट छात्र संगठन भी शामिल हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार की नीतियों से शिक्षा महंगी हुई है। गरीब बच्चों की पहुंच से अच्छी शिक्षा दूर होती जा रही है। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा का निजीकरण और केंद्रीयकरण किया जा रहा है। गरीब विरोधी नीतियों का असर मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा पर पड़ रहा है। छात्र संगठनों ने धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में चुनावों की बहाली, प्रशासन में पारदर्शिता और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए। बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की विरासत का अनादर करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज के शासक अंग्रेजों से भी बदतर हैं। केजरीवाल ने कहा, भगत सिंह जी ने जेल से कई चिट्ठियां लिखी थी जो अंग्रेजों ने उनके लोगों तक पहुंचाई, लेकिन मैंने जेल से एलजी साहब को एक चिट्ठी क्या लिखी, मुझे नोटिस आ गया था। क्या हमारे शहीदों ने ऐसी आज़ादी के लिए बलिदान दिया था? केजरीवाल आपके एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में बोल रहे थे, जो विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं। आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने दिल्ली में अपनी पार्टी की हालिया चुनावी हार की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु के फंसने और धोखा देने से की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी,
आप भी अधिक ताकत के साथ फिर से उभरेगी। ये कार्यक्रम आप मुख्यालय में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी, पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, विधायक, पार्षद और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आपके वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे दो आदर्श हैं, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है, ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है? इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस के समर्थकों ने बोला कि बीजेपी गलत कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भले ही चेन्नई में पहली बार फेयर डिलिमिटेशन मीटिंग की मेजबानी करके 2026 के बाद होने वाले परिसीमन के कारण संभावित नुकसान से पीड़ित राज्यों के बीच एकता की धुरी बनकर उभरे हों, लेकिन तेलंगाना में एक दिलचस्प कहानी चल रही है। क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। फेयर डिलिमिटेशन मीटिंग में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीआरएस दोनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। रेवंत रेड्डी और के.टी. रामाराव, जो लगभग हर रोज हैदराबाद में एक दूसरे का गला पकड़ते हैं, चेन्नई में एक ही राग आलापते नजर आए। दोनों ने परिसीमन के खिलाफ तर्क दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे भारत के सबसे युवा राज्य और दक्षिण भारत को नुकसान होगा। तेलंगाना में राजनीतिक स्पेक्ट्रम की तीसरी धुरी बीजेपी ने दोनों पार्टियों को दो ऐसे दलों के रूप में ब्रांड किया है जो विधायकों की अदला बदली, भ्रष्टाचार, घोटाले के जरिए जनता को लूटने और वंशवादी शासन को प्राथमिकता देने में एक है।
साथ ही बीजेपी ने उन पर परिसीमन को लेकर लोगों को गुमराह करने और भाषा और क्षेत्र का उपयोग करके विभाजनकारी राजनीति के पीछे छिपने का आरोप लगाया। लेकिन भाजपा के राजनीतिक व्यंग से परे क्या कांग्रेस और बीआरएस के पास कोई जायज शिकायत है या फिर वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है? राजनीतिक वर्ग के बीच डर ये है कि अपनी आबादी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के बाद दक्षिण राज्यों का उत्तर भारत की तुलना में प्रतिशत के लिहाज से कम प्रतिनिधित्व होगा, जिससे ये क्षेत्र चुनावी प्रणाली में राजनीतिक रूप से अप्रभावी हो जाएगा। यह आशंका है कि इससे आर्थिक लाभ कम होगा, जबकि राष्ट्रीय खजाने में दक्षिणी राज्यों का योगदान उत्तर के मुकाबले ज्यादा है।